गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स संस्कृति आयुर्वेदीय संस्कृतम में आपका स्वागत है। संस्कृत बीएमएस फर्स्ट ईयर के संस्कृत का सिलेबस पढ़ाने के लिए ये एक है, जिसमें आज डेमो फर्स्ट क्लास है संस्कृत की, जिसमें हम एनसीएसएम द्वारा प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस को जानेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या है हमें और हमें इसे किस प्रकार पढ़ना है। इस सिलेबस में सबसे पहले तो ये कि इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो SN एंड AI है, और उसका रीजन है कि SN फॉर संस्कृत एंड AI फॉर आयुर्वेद इतिहास। दो पेपर है इसके अंदर, जिसमें फर्स्ट पेपर में पूरा संस्कृत का व्याकरण है एंड सेकंड पेपर का पार्ट ए संस्कृत के कुछ शब्दों की निरुक्ति, व्युत्पत्ति और अन्वय लेखन इत्यादि है। और जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी, वो आयुर्वेदीय संस्कृत के बारे में, आयुर्वेदिक इतिहास के बारे में, AI फॉर आयुर्वेद इतिहास। इस सिलेबस के अंदर लेक्चरर्स और नॉन लेक्चरर्स इस तरह से दो भागों में बांटा गया। पहले ऐसा नहीं था। जो लेक्चरर्स का थ्योरी सिलेबस है हम मेनली वो पढ़ेंगे क्योंकि वही पेपर में पूछा जाता है। नॉन लेक्चरर्स का जो थ्योरी पेपर होता है वो सिर्फ जानकारी के लिए सिलेबस में डाला गया है, ताकि आगे के जो टाइम में हम स्टडी करते हैं उसमें हमें दिक्कत ना आए। अब आते हैं हम सिलेबस के ऊपर। These are course learning outcomes and program outcomes matched. कंटेंट ऑफ कोर्स, यहाँ मेनली कोर्स डिस्क्राइब किया गया है सिलेबस के अंदर, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पेपर के पॉइंट्स को हम देखें तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है संस्कृत वर्णानाम परिचय। संस्कृत वर्णानाम परिचय का अर्थ हुआ कि संस्कृत के जो अल्फाबेट है उनका परिचय। अल्फाबेट लाइक जैसे इंग्लिश में A to Z होता है, हिंदी में भी हम जिसे बाराखड़ी बोलते हैं, यह संस्कृत वर्णों का परिचय। ये हम पढ़ते हैं पाणिनीय व्याकरण, और उसी हिसाब से जो वर्णों का परिचय हुआ वो हुआ पाणिनीय के अनुसार माहेश्वर सूत्र, क्योंकि पाणिनीय व्याकरण के सभी सूत्र माहेश्वर सूत्र के अनुसार चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों को अगर हम देखें तो उसी से जो उनके बाकी सूत्र बनते हैं वो इजीली हो पाते हैं। ठीक है, उन माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो हमें वर्ण प्राप्त हो रहे हैं उन वर्णों का भी बाद में हम फिर से एक क्लासिफिकेशन टाइप करते हैं, वो करते हैं उनके उच्चारण स्थान और प्रयत्नों के आधार पर। प्रयत्न दो प्रकार के, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। इनको हम डिटेल्ड स्टडी में प्रॉपर पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता चले कि ये सूत्र वर्ण क्या है, इन वर्णों को कैसे बोला जाना चाहिए और इनकी ग्रुपिंग्स किस तरह से है आशय और प्रयत्न के अकॉर्डिंग। आशय यानी कि उच्चारण स्थान, यानी कहाँ से वो बोले जाते हैं, एंड प्रयत्न यानी उन्हें किस प्रयत्न यानी किस प्रकार से उन्हें बोला जाता है। उच्चारण स्थान यानी आवाज का जो क्षेत्र है वो कहाँ से आ रहा है, और प्रयत्न यानी उसमें हम अपने मुंह को किस प्रकार से मूव करके उन्हें बोलेंगे तो वो प्रयत्न में काउंट होगा। इस प्रकार से बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान, ये सब हम कुछ इस फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। देन आता है सेकेंड पॉइंट, संज्ञा। संज्ञा जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश में नाउन एंड हिंदी में भी हमने संज्ञा पढ़ी होती है अक्सर, संस्कृत में इसको थोड़ा सा वास्ट है। वो ऐसे कि उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को दिया है, लेकिन नाम में भी वास्तविक एग्जिस्टेंशियल चीजें हैं वो सब की सब, जिन जो कहीं ना कहीं स्थित है। लेकिन जो संस्कृत का संज्ञा का पोर्शन है वो मेनली जहाँ हम व्याकरण पढ़ते हैं वर्णों पर आधारित है। उन्होंने वर्णों को डिफरेंट डिफरेंट संज्ञाएं दी हैं, अलग अलग संज्ञाएं दी हैं उनके स्थिति, प्रयत्न, उच्चारण स्थान, इन सब के आधार पर। और भी बाकी बहुत कुछ उन्होंने कंसिडर किया है इसमें। और उन संज्ञाओं को देने का मेन रीजन ये है कि वो इन संज्ञाओं द्वारा उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, और कैटेगराइजेशन के बाद उनके ऊपर जो क्रिया करी जानी है, लाइक हम
जैसे अव्ययों का प्रयोग करते हैं हम, जैसे अलग अलग संधियों का प्रयोग करते हैं, वो सारी के सारे कैटेगराइजेशन इजीली हो पाते हैं। लाइक जैसे यहाँ संयोग संहिता है, तो जो संयोग संज्ञा है, जब भी दो कोई व्यंजन पास आएंगे बिना किसी अंतर के, उनके बीच में स्पेस नहीं होगा किसी भी शब्द के अंदर, तो उसे हम संयोग संज्ञा कहेंगे। और यही वही यदि कोई स्वर पास में आएंगे जो कि अच भी कहे जाते हैं यहाँ, वो पास आएंगे तो हम उसे संहिता संज्ञा कहेंगे। इनके अकॉर्डिंग संधि होती है। जो संयोग संज्ञा में होंगे उनकी व्यंजन संधि होगी, और जो संहिता संज्ञा में होंगे उनकी स्वर संधि होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये इस काम में आते हैं। अलग अलग प्रकार के वर्णों को अलग अलग संज्ञाएं दी जाती है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिर्फ वर्णों को ही नहीं, कई बार शब्दों को भी दी जाती है। तो ये जो संज्ञाएं होती हैं, हम इसके अंदर ये पोर्शन पढ़ते हैं। खास तौर से इसमें डिटेल्ड स्टडी के अकॉर्डिंग संयुक्त संज्ञा, संहिता संज्ञा, रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, पद, धातु, उपसर्ग, गुण, वृद्धि, ये सब कुछ है। और कुछ ब्रीफ स्टडी के अकॉर्डिंग भी है, लाइक इत, लोप, प्रत्याहार, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सवर्ण संज्ञा, निपात संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा, एटसेट्रा। इन सब के अपने अपने वो हैं जो हम डिटेल स्टडी के अंदर आराम से पढ़ेंगे क्लास में। देन आते हैं थर्ड पॉइंट, उपसर्गा। उपसर्गों में जो ये प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अपि, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये सारे उपसर्ग हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इनके साथ ही इनको किस अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, किस सिचुएशन में इन्हें लगाया जाता है, इन्हें लगाए जाने के बाद शब्द में परिवर्तन क्या होंगे, ये सब कुछ भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, अव्यय यानी अव्यय। अव्यय उपसर्ग जो आगे आते हैं और आगे लगते हैं, और ये साथ के साथ यहाँ सूत्र में भी लिखा है क्रिया के योग में, वैसे ही अव्यय उनके नाम से ही देखा जाए तो अव्यय, जिनका व्यय ना हो। व्यय व्यय होता है जब भी हम विभक्ति, वचन इत्यादि का प्रयोग करते हैं शब्दों के अंदर, तो उनमें परिवर्तन आते हैं। जैसे राम शब्द के रूप चलते हैं, जब प्रथमा एक वचन है तो रामः, द्वितीय एक वचन है तो रामम, तो इस प्रकार से उनमें परिवर्तन आता है। लेकिन अव्यय वो होते हैं जिनमें अगर सुआदि, सुआदि यानी विभक्ति के लिए जो प्रत्यय होते हैं उनका भी प्रयोग कर लिया जाए, तद्धित कृत किसी भी प्रकार के प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग कर लिया जाए, उससे उनके अंदर कोई अंतर नहीं आता। च ही रहेगा, अपि अपि ही रहेगा, खलु खलु ही रहेगा ही। तो इनमें दो तरह से इनको दिया है। 4.1 के अंदर जो है इनको डिटेल, इन सब की डिटेल स्टडी करनी है। उनके दो कैटेगराइज हैं। फर्स्ट में 4.1 में च, अपि, खलु, ही, तू, किल, ननु, वा, च, एव। फिर 4.2 में पुनः, पुनः, विना, उच्चै, ऋतै, एवं, सह, सार्धम, युगपत्, यथा, तथा, यावत्, तावत्, यदि, इति, यदा, तदा, तर्हि, यदि, साकं, न, कुत्र, कति, कुतः, किमर्थं, कियत्, इह, अत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, कुत्र, एकत्र, सदा, अन्यथा, एकथा। यूजुअली इनमें काफी सारे ऐसे भी हैं जैसे कुत्र वगैरह, ये सारे जैसे कुछ प्रोनाउंस की जगह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इन सब का कॉमन पार्ट एक ही है कि इनमें कोई परिवर्तन विभक्ति वचन इनके अकॉर्डिंग नहीं आता। ये सभी वचनों, सभी विभक्तियों में हमेशा एक समान रहते हैं, इसी वजह से इन्हें अव्यय कहा जाता है। इनके सबके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग खास तौर से हम ये पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इनको आइडेंटिफाई करना, फिर इनका एक्सप्लेन द मीनिंग विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कर रहे हमारे पास जो शास्त्र हैं उनके अकॉर्डिंग, एंड देन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस यूजिंग अव्यय। इस पोर्शन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमने जो अव्यय पढ़े हैं उन्हें हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल के साथ इन्हें पढ़ेंगे। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है जो है कारक प्रकरण। इसका मेन यूज होता है ट्रांसलेशन के अंदर, क्योंकि कारक प्रकरण से ही हमें पता चलता है हमें कौन सा विभक्ति कहाँ कहाँ कैसे लगाना है।
लाइक हम जो सेंटेंस में यूज करते हैं उसमें खाली एक क्रिया या वर्ब का जो पोर्शन होता है वो धातु के अंदर धातु और धातु रूपों में काउंट होता है। उसके अतिरिक्त अव्यय वगैरह को छोड़कर जो बचता है, लाइक मोहन ने रवि को पाठ पढ़ाया, ठीक है, तो सिर्फ एक पढ़ाया ये एक क्रिया है। उसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ जो पोर्शन है, चाहे हमने कर्ता माने कर्म माने, सब कुछ, इन सब में कौन किया है इसका पता लगाना, प्लस ये जो बीच में हम ने को ये सब कुछ पोर्शन होता है वो संस्कृत में डायरेक्ट यूज नहीं होता। हमें ने और को उनके पीछे नहीं लगाने पड़े, हमने डायरेक्ट विभक्ति लगानी होती है, फिर हम उन शब्दों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कारक का प्रयोग करते हैं। कारक से हमें ये पता चलता है हम किसे किस यूज में ले रहे हैं, एंड देन कारक के बाद उसमें एज पर कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक में हम यही पढ़ते हैं कि किस किस स्थिति में वो कारक लगेगा, यानी उस कारक को नाम दिया जाएगा, एंड देन अगर वो कारक लग रहा है तो उसमें विभक्ति कौन सी लगेगी। ओके, ये पोर्शन हम इसमें पढ़ते हैं। खास तौर से हम 5 कारक मानते हैं, 5 नहीं 6। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। प्रथमा कर्तृकारक में प्रथमा तृतीया दोनों लगती है, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। संबंध कारक में काउंट नहीं होता, लेकिन संबंध अर्थ में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ विभक्ति हम बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, और इस विभक्ति का प्रयोग इस अर्थ के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ किया जा सकता है हम इसे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसे कारक में यूजुअली काउंट नहीं किया जाता। एंड देन उपपद विभक्ति क्या होती है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे सूत्र सहित पाठ्यक्रम। लेकिन सूत्र की व्याख्या परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, इसलिए हमें सूत्र की व्याख्या को सिर्फ इसलिए पढ़ना है ताकि हम उस सूत्र को समझ सकें। ठीक है, फिर अब इसके अंदर पूछे किस प्रकार के सवाल जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेट द विभक्ति एंड देयर मीनिंग। विभक्ति क्या है वो हमें पता लगानी है। लाइक हमें ये सेंटेंस दे दिया, उसके नीचे एक अंडरलाइंड वर्ड दे दिया, या फिर ऐसे ही अंडरलाइंड वर्ड कोई भी एक वर्ड दे दिया, लाइक जैसे कि रामाय ऐसे। अब हम उसके अंदर ये पता लगाना है उसके अंदर विभक्ति क्या है और उसका अर्थ क्या है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई द कारका फ्रॉम आयुर्वेदिक टेक्स्ट लाइक करण कारक। लाइक हमें ये देखना है टेक्स्ट, आयुर्वेदिक टेक्स्ट, वहां का कोई श्लोक या कोई पैराग्राफ लिख दिया, उसमें एक अंडरलाइंड वर्ड है, उसका हमें कारक पता लगाना है। किसका? जो अंडरलाइंड वर्ड है उसमें कौन सा कारक यूज किया गया है वो। ठीक है, देन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस यूजिंग दिस, क्योंकि हम सेंटेंस इसके बिना नहीं बना सकते किसी भी सूरत में। देन ट्रांसलेट सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू संस्कृत एंड संस्कृत टू इंग्लिश। कंप्लीट, यानी अनुवाद को इन्होंने कारक प्रकरण के अंदर डाल दिया, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे। फिर आते हैं हमारा 6 पॉइंट जो है कि है संधि। कॉमन टॉपिक है काफी, मतलब क्योंकि हिंदी में भी इसे खूब पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ा अलग यहाँ सूत्रों के अनुसार पढ़ी जाती है। तो फिर सबसे पहले आती है अच संधि या स्वर संधि। अच माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग अच यानी सभी स्वर इसके अंदर काउंट हो जाते हैं, तो इनकी संधि है स्वर संधि, जो है यण, गुण, वृद्धि, अयादि। ठीक है, ये सारी संधियां। तो हम ये संधियां कौन से स्वर, हल या व्यंजन, विसर्ग, ये तीनों प्रकार की संधियां पढ़ेंगे। इन सब के अंदर सूत्र व्याख्या के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमें सूत्र सहित, यानी अगर कोई भी संधि करी है हमने, ठीक है, तो हमें उसके बाद में उसका सूत्र लिखना आवश्यक है। सूत्र की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमें सूत्र याद करने हैं और उनका अर्थ पता होना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कब कहाँ हो रही है। लाइक जब हमारे गुण संधि हो रही है तो हमें आद गुणः इस सूत्र को पीछे लिखना होगा। लाइक जैसे महा ऋषि, ऐसे प्रश्न आ गया, हमें ये आंसर महर्षि लगाने के साथ साथ इसके पीछे ये सूत्र भी लगाना पड़ेगा। अब ये होता कैसे है ये हम डिटेल में क्लासेस में पढ़ेंगे।
इसी तरह से हल संधि एंड विसर्ग संधि, फिर आता है ऋत्व प्रकरण संधि। एक संधि का टाइप ना होके जो ऋत्व को विसर्ग का होने का जो पोर्शन होता है, क्योंकि विसर्ग डायरेक्ट लगाने का कोई नियम नहीं होता संधि संस्कृत के अंदर। यूजुअली विसर्ग इत्यादि लगते हैं विभक्तियों में और धातुओं में, और उनके भी जो लगने का तरीका है उसके अंदर वहां शुरुआत सकार से होती है, उसे ऋत्व होता है, उस ऋत्व को विसर्ग का आदेश होता है। और ये जो प्रोसीजर है इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। ये एक ब्रीफ टीचिंग है ये जानने के लिए कि वो कैसे आ रहा है। ओके, देन समास। संधि के बाद मेन टॉपिक होता है हमारा समास। समास में जो पांचों प्रकार के समास होते हैं, अब ये भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये होता है केवल समास जो फर्स्ट टाइप होता है। वो पांचों के पांचों जो समास हैं उनको पढ़ेंगे। केवल समास के अंदर कोई खास सूत्र नहीं होता, इस वजह से इतना नहीं, लेकिन इनके अंदर भी हमें जो सूत्र दिए गए हैं उनको हम डिटेल में प्रॉपर विद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सूत्र व्याख्यान के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे हमें, लेकिन फिर भी सूत्र याद रखना है, क्योंकि हमें उससे, जैसे ही हमने कोई समास किया किसी शब्द के अंदर, तो उस समास को किस सूत्र से किया गया है वो सूत्र हमें वहां लिखना होगा। ओके, देन आते हैं 8th पॉइंट, वो है शब्द रूप। जो कारक और विभक्तियां हमने पढ़ी है, उन विभक्तियों को लगाने का जो तरीका है, हमने ये बता दिया कि राम शब्द लिखना है, वहां वहां राम है और उसके अंदर ये कारक लगने की वजह से ये विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन हम उस लगाएंगे कैसे, उसमें कैसे विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए हम लगाते हैं शब्द रूप। शब्द रूप के अंदर भी यहाँ टाइप्स होते हैं, अकारांत के अलग चलते हैं, इकारांत के अलग, उसमें भी पुल्लिंग अलग है, स्त्रीलिंग अलग है, नपुंसकलिंग अलग है, तीनों लिंगों में किसी के सेम चलते हैं, किसी के अलग अलग चलते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्दों की एक लिस्ट है, ये सारे हमें देखने हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की भी एक लिस्ट है और नपुंसकलिंग शब्द रूपों की भी एक लिस्ट है, हमें ये सब देखने हैं साथ के साथ सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ हमें सीधा सीधा इन शब्द रूपों को ही पढ़ना है, हमें इनकी सिद्धि नहीं करनी, क्योंकि अष्टांग हृदय के अंदर जो समान रूप हैं, जो इनके साथ जैसे के जैसे चलते हैं, वो भी हमें एक बार एग्जाम्पल के तौर पे देखने हैं, लेकिन इनके प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, ये साफ लिखा है। लेकिन हमें इन सब सारे शब्द रूपों को इसलिए देखना है क्योंकि इनके डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। लाइक अक्षी शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग, अक्षी शब्द। ठीक है, अब इस शब्द के शब्द रूप पूरे पूछे जा सकते हैं, या किसी एक विभक्ति को पूछा जा सकता है, या किसी एक विभक्ति वचन का एग्जैक्ट शब्द पूछा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। धातु रूप। एक्चुअल में धातु के अंदर ध्यान रखने वाली बात ये होती है दो। पहली ये कि जो धातुएं हैं वो संस्कृत में 10 गणों में बांटी गई है। ठीक है, लाइक भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। ठीक है, प्लस फिर दूसरी चीज, इनके दो तरह से रूप चलते हैं, आत्मनेपद और परस्मैपद। किसके कैसे चलेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन थर्ड चीज होती है लकार। किस टेंस का प्रयोग किया जाता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं लकार। पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, वो सारी चीजें हम लकार से डिसाइड करते हैं। लकार होते हैं 10, लेकिन मेनली लकार होते हैं 5 जो हम यूजुअली यूज करते हैं। वे हैं लट, रिट, लंग, विधिलिंग और लोट। हम ये 5 लकार को डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें से परस्मय पद कौन कौन से लेने हैं वो हमने यहाँ लिस्ट दी हुई है, उन्हीं को लेना है, कौन कौन सी धातु के परस्मय रूप चलाने हैं। एंड देन आत्मनेपद किस किस धातु के कौन कौन से लेने हैं उनकी लिस्ट। फिर ये एक चीज और लिखी गई है, जो रिंग, आश्रलिंग, लिट, लुंग और लुड़ है, इनको हम ब्रीफ स्टडी करेंगे। ये बाकी के 5 लकार हैं, उनको हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है। किनकी?
जो शुरू के 5 लकार हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनके सवाल भी आएंगे। देन फिर ब्रीफ स्टडी के हैं वो 5 लकार जो कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें उनका पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग इनको परीक्षा में नहीं पूछा जाता। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय, अगला पॉइंट है प्रत्यय। इसके इनके प्रयोग पूछे जाएंगे, मात्र प्रयोग पूछे जा रहे हैं, यहाँ हमें सूत्रों का डिटेल अध्ययन नहीं करना। कौन कौन से हैं? त, तवतु, तव्य, तनियर, क्षत्रि, शानस, ल्युट, अणुल, त्वा, ल्यप, णिनि, तिन, तुमुल। ओके, उनके यूजेस कैसे होते हैं? लाइक पठितुम, अब उसका अर्थ क्या है सुमन प्रत्यय का, और किस में लग रहा है, और क्या शब्द बन रहा है, हमें ये चीजें देखनी है। फिर भावे घय, करने घय, ये कुछ सूत्र हैं। ठीक है, ये जो भाव, करण, कर्तरी और ताच्छिल्य, ये जो प्रत्यय हैं, इनका परिचय करना है। इनको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। क्यों? परीक्षा में क्या पूछा जाएगा इसमें से? वाच्य प्रयोग। भाव, करण और कर्तरी, ये जो 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये एक तरीके से वॉइस डिसाइड करते हैं। जैसे ऐसी वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं ना, उस तरह से उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमें उनका जो प्रयोग है उसके अकॉर्डिंग इसे पढ़ना होगा। फिर विशेषण विशेष्य, ऐसे करके ये हुआ हमारा पेपर फर्स्ट का पोर्शन। देन आते हैं पेपर सेकंड का जो पार्ट है, वो संस्कृत से रिलेटेड है, उसी को देखेंगे। उसमें आते हैं सबसे पहला पॉइंट, निरुक्ति और पर्याय पदों के। क्या पद हैं? आयु, शरीर, मन, अग्नि, जल, वात, पित्त, कफ, रक्त, रक्त मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इंद्रिय, श्रोत्र, चक्षु, रसना, घ्राण, धी, धृति, स्मृति, बुद्धि, मति, प्रज्ञा, मूत्र, पुरुष, स्वेद, आत्मा, रोग, निदान। इन सब और ये रोगी, भेषज, चिकित्सा, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हम आयुर्वेद के 5 साल के अंदर खूब पढ़ते हैं। इनकी जो निरुक्ति, पर्याय इत्यादि है, इन्हें हमें देखना है। फिर आते हैं कुछ पदों की परिभाषाएं देखनी है, वो है आयुर्वेद, पंचमहाभूत, त्रिगुण, दोष, मल, दूष्य, संसर्ग, सन्निपात, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, लघु, गुरु, लघु, प्रकृति, विकृति, क्षय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, दोषगति, भेद, रस, वीर्य, विपाक, कार्य, कारण, भाव, श्रोत, कोष्ठ, आयमम, विरुद्धानम, विरुद्धाहार, विदाह, वृष्टम्भे, सात्म्यम, ओक सात्म्यम, देश सात्म्यम, अत्यश्नम, अध्यश्नम, स्नानी, योगवाही, पथ्यम, अपथ्यम, कृतान्न वर्ग, अवस्थापाग, वेग, शोधन, शमन, लंघन, ब्रह्मण, अनुपान आदि। ये सभी शब्द परिभाषा जिनकी पूछी जा रही है, वो इस प्रकार के हैं जो एक तरीके से थ्योरी, बेस ऑफ थ्योरी बनाते हैं आयुर्वेद की। इन्हें वैसे अब तक जो सिलेबस होते थे उनमें उनके उनके सब्जेक्ट और उनके उनके टॉपिक के टाइम समझाया जाता था, लेकिन अब ये सारे संस्कृत के सिलेबस में आ गए। संस्कृत में नए दूसरे शब्दों का परिभाषा, उनकी निरुक्ति इत्यादि का परिचय करने के मुकाबले ये सारे करना ज्यादा अच्छा है। और वहां वो पर्सन जो उन सब्जेक्ट के हैं, वो इनकी निरुक्ति समझाए कि कैसे उत्पत्ति हुई है, ये समझाए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ इंक्लूड किया इसे। फिर आता है अन्वय लेखन। ये एक थोड़ा सा टफ टॉपिक हो जाता है। श्लोकों के अन्वय लिखे जाते हैं, उसमें से हमें अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के सभी अध्याय, सभी सूत्रों के, कौन से? आयुष्कामी, दिनचर्या, रोगानुपात में, इन 3 चैप्टर के सभी सूत्रों को। ठीक है। और बी पार्ट में सूत्र स्थान के दोषादि विज्ञानी, दोष भेदीय, दोषोपक्रमणीय, द्विविधोपक्रमणीय, ये भी उनके चैप्टर्स हैं उनके। फिर वैद्यकीय सुभाषित साहित्य के कौन कौन से? प्रथम अध्याय के 1st and 2nd, द्वितीय के 1 से 1, तृतीय का 9, चतुर्थ के 2, 3, पंचम के 2, 3, षष्ठ के 1, 4, 7, सप्तम के 2, 5, 17, अष्टम के 13, 12, नवम के 12, 13, दशम के 1, 19,
एकादश का 1 2, द्वादश का 1 6, त्रयोदश का 1 7 8 9, चतुर्दश 2 3 4, पंचदश 7 10, षोडश 5 6 सप्तदश 1 4, अष्टादश 1 2 3 एकोनविंशति 2 3 4 विंशति 12 3 4। इस तरह से इन चैप्टर्स के इन नंबर के जो सूत्र हैं उनके हमें हमें देखने हैं। इनके श्लोक पूर्व के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। इनका हमें क्या बताना चाहिए? पदच्छेद, विग्रह वाक्य, अन्वय वाक्यार्थ, भावार्थ, इन्हीं को पूछा जाएगा। श्लोक लिख दिया, हमें इसका भावार्थ बताइए, इसका वाक्यार्थ बताइए, इसका अन्वय बताइए, या फिर कोई शब्द दे दिया इसका पदच्छेद कीजिए या इसका विग्रह कीजिए। फिर वही समास, विग्रह और संधि विच्छेद, ये होते हैं पदच्छेद और विग्रह। ठीक है, अन्वय हम यहाँ पढ़ेंगे। अन्वय पढ़ने के बाद भावार्थ और व्याख्यार्थ समझना आसान हो जाता है। इनका हमें प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से। फिर आता है 4th पॉइंट, इसके अंदर है पंचतंत्र के अपरीक्षित कारक, जो 5वां अध्याय होता है उसके 5 अध्याय। नातिक, नापित छप्पन, नकुली ब्राह्मणी कथा, चक्रधर कथा, सिंहकारक मूर्ख पंडित कथा और मूर्ख पंडित कथा। ऐसे करके ये 5 स्टोरीज के श्लोक पूर्ण और अन्वय लेखन नहीं पूछे जाएंगे। सीधा सीधा इनमें से सामान्य प्रश्न होते हैं ना, ये स्टोरी क्या है, मतलब ये कहानी बताइए, या फिर इनमें से किसी श्लोक के बारे में, इस तरह के पूछे जाएंगे। श्लोक का भावार्थ इत्यादि, श्लोक पूर्ण नहीं है। ओके, लाइक कथानक से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ लिया, इस तरह के प्रश्न इसमें से आएंगे। इस प्रकार से संस्कृत का जो ये सिलेबस है वो इतना कंप्लीट है, और इसी में से हमारे प्रश्न बनेंगे, और इसी को हम इस प्रकार से, जैसे मैंने बताया, उस तरह से पढ़ेंगे सिलेबस वाइज। नेक्स्ट जो डेमो क्लास होगी उसके अंदर हम जो फर्स्ट पेपर का व्याकरण पोर्शन है उसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। एंड थर्ड डेमो क्लास में हम ये पार्ट ए के बारे में, कि हमें इसे कैसे पढ़ना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू ऑल।